हेलो दोस्तों, मेरा नाम गगन है। आज हम भूल भुलैया 2 की एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब दोस्तों, भूल भुलैया 2 जो है वो भूल भुलैया 1 जैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कार्तिक आर्यन ने हमें निराश नहीं किया। चलिए शुरू करते हैं। कहानी 2007 से शुरू होती है दोस्तों, जहाँ पे हमें भूतिया घर दिखाया जाता है। अब वहां पे क्या होता है, एक पंडित होते हैं और एक तांत्रिक होता है। वो जो पुरानी पिक्चर वाली जो थी ना, मंजुलिका, उसको एक दरवाजे को अभिमंत्रित करके उसके अंदर बंद कर देते हैं। और क्या बंद कर देते हैं? ठाकुर महल के एक रूम में, क्योंकि मंजुलिका अपनी बहन अंजुलिका को परेशान कर रही थी। इसमें मंजुलिका के संग उसकी बहन अंजुलिका भी है। दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि नाम के पीछे एक ट्विस्ट है। अब ठाकुर परिवार क्या कहता है, उस महल में जब उनका एक कमरा भूतनी कब्जे में आ गया तो वो सब लोग उसको खाली कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, 10 साल के बाद जो रीत होती है वो मनाली घूमने गई होती है, तो वहां पे उसको रूहान नाम का एक लौंडा मिल जाता है, जो कि रीत को उसका बैग वापस ईमानदारी से लौटा देता है। और टिकट पर रूहान रीत का नाम देख लेता है। और जब रीत को रूहान फोन वापस लौटाता है तो रीत को लगता है कि रूहान तो अपना फोन दे रहा है, उसका नंबर मांग रहा है। और रीत उस टाइम उसका फोन तोड़ देती है, जो कि असली में उसी का ही फोन था, अपना ही तोड़ देती है। फिर वो चंडीगढ़ जाने के बस में बैठते हैं और रूहान अपना फोन देता है और उसको बोलता है कि अपनी भाभी से तुम बात कर लो। रीत हैरान हो जाती है कि रूहान को उसकी भाभी के बारे में कैसे पता। रीत को थोड़ा डाउट तो होता है, लेकिन वो अपनी भाभी अंजुलिका को फोन करती है। उसके बाद वो एक्साइटमेंट दिखाने को बोलती है कि अभी रीत की शादी होने वाली है सागर से, लेकिन रीत को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रूहान कहता है कि तुम्हें सागर से अच्छा लड़का मिल जाएगा, और उसको बोलता है कि उसके पास 6th सेंस है भैया, और वो रीत के बारे में सब कुछ जानता है। रीत उसे बताती है कि वो भी रूहान के बारे में सब कुछ जानती है भैया, कि रूहान अभी तो अनएम्प्लॉयड, इसकी नौकरी नहीं है। और रूहान की सारी इन्फॉर्मेशन उसे फेसबुक से मिल जाती है, आजकल सबकी मिल जाती है दोस्तों। रूहान उससे बोलता है कि वैसे मेरा रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल है भैया। रूहान एक होटल में 20 मिनट के लिए रुकता है, जहाँ दोनों बात करते हैं, और रूहान अपने बारे में उसको बताता है रीत को कि वो तो बस ऐसे ही घूमता रहता है, फिरता रहता है। अब रीत अपने बारे में बताती है कि मेरे जो पापा है बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए मैं 4 साल की जो पढ़ाई कर रही थी ना, कॉलेज के बाहर कभी घूम ही नहीं पाई। इसलिए रूहान रीत को मनाता है कि एक काम करो, म्यूजिक फेस्टिवल है मेरे कॉलेज में, वहां तुम चलो। और रीत रूहान के साथ ही चली जाती है भैया। और फिर रात को दोनों पुलिस वालों से पता चलता है कि चंडीगढ़ जाने वाली बस का तो एक्सीडेंट हो गया है और एक भी पैसेंजर उसमें बचा ही नहीं है। उसी बस से दोनों चंडीगढ़ जाने वाले थे, दोनों अच्छा नहीं गए। रीत ये बताने के लिए घर पे फोन करती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीत की बहन त्रिशा फोन उठाती है और वो कुछ क्लियर सुन ही नहीं पाती। और त्रिशा और सागर, जिससे रीत की शादी होने वाली है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और रीत उन दोनों की बातों को सुन लेती है, भैया ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं कबाब में हड्डी बन रही थी। अब रीत क्या करती है, एक प्लान बनाती है। उसकी फैमिली को तो मालूम ही है कि रीत एक्सीडेंट में मर चुकी है, इसीलिए वो अपने परिवार के सामने जाती नहीं है। वो सोचती है कि वो लोग सोचेंगे कि एक्सीडेंट में वो मर गई हूँ, तो इसकी शादी क्या है, उन दोनों की आपस में ही कर देंगे, जो जोड़ा आपस में प्यार करता है भैया। इस वजह से सागर की शादी त्रिशा से हो जाएगी। अब रीत अपने परिवार के सामने आएगी। वो जानती है कि उसके पापा तो उसे माफ नहीं करेंगे, लेकिन उसे रूहान की मदद चाहिए। और वो उससे कहती है कि यार एक काम करो, मेरे संग तुम राजस्थान चलो। अब दोनों भवानीगढ़ पहुंच जाते हैं और रीत छिपने के लिए अपने पुराने घर यानी कि ठाकुर महल में जाती है, जो कि बहुत सालों से बंद है और यहाँ कोई आता भी नहीं है, क्योंकि गांव के लोग भी इस महल को भूतिया महल कहते हैं, क्योंकि यहाँ मंजुलिका की आत्मा डोलती है। रूहान थोड़ा डर जाता है और ताला लगा देखकर वो कहता है कि यार ये ताला लगा, इसमें जाने कितने सालों से नहीं खुला है। लेकिन तभी अचानक से ताला खुल जाता है। और कहता है ताला कैसे खुल गया? रीत कहती है कि अरे हवा चल रही है इसलिए ताला खुल गया। स्टूपिडिटी देखो दोस्त, हवा से कोई ताला खुलता है? मतलब वो मानना ही नहीं चाह रहे थे कि यहाँ भूत है। उसके बाद वो फिर अंदर जाने के लिए होते, गेट अपने आप खुल जाता है। रूहान कहता है गेट अपने आप कैसे खुल गया? रीत कहती है अरे हवा चल रही है। अरे हवा से क्या क्या हो रहा है भैया? लेकिन भाई हॉरर मूवी है और हॉरर कॉमेडी मूवी है, तो इसमें सब कुछ जायज है। फिर महल में अचानक से जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, लाइट ऑन हो जाती है और महल के सामने से छोटा पंडित निकलता है। वो देखता है कि महल में लाइट जल रही है, इसका मतलब भूतनी कोई मंजुलिका फिर से तो नहीं आ गई। उसकी फट के चौतर हो जाती है कि महल में कोई रहने आ गया है, और वो सीधा भागा भागा ठाकुर के घर जाता है। और वहां पर रीत के लिए शोक चल रहा था। छोटा ठाकुर ने बताता है कि पुरानी हवेली का दरवाजा खुल गया और लाइट भी जली हुई थी, जिसे सुन के रीत के परिवार वाले शॉक्ड हो जाते हैं। रीत रूहान को अपनी यादें बताती है कि वो बचपन में अपनी भाभी, पापा, चाचा के साथ कैसे वक्त बिताया करती थी।
ठाकुर परिवार और बहुत से गांव वाले पुराने महल में आ जाते हैं, इस डर में कि कहीं किसी ने उस दरवाजे को ऐसी बकचोदी में तो नहीं खोल दिया। ठाकुर साहब और पूरा परिवार अंदर आते हैं। रीत छुप जाती है, लेकिन रूहान को छुपने का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो रूहान को एक एक्टिंग करनी पड़ जाती है। फिर वहाँ पे एक कुर्सी पे बैठ जाता है। ठाकुर साहब उससे पूछता है कि भैया कौन है तुम, यहाँ क्या करने आए हो। रूहान बताता है कि भाई साहब उसे यहाँ पर रीत लेके आई है, यानी कि रीत की आत्मा उसे यहाँ पे लेके आई है। और नाटक करता है कि उसके पास एक गॉड गिफ्ट है कि भैया वो भूतों से बातें कर सकता है, भूत को देख सकता है। ठाकुर साहब को थोड़ा उस पर डाउट तो होता है, लेकिन तभी वो एक लाइव डेमो दे देता है। ठाकुर साहब को वो एकदम से रीत के बारे में बता देता है, बचपन के बारे में, कि देखो बचपन में आप उसको वहाँ पे झूला झुलाया करते थे, आप उसके संग उसके चाचा से बोलता है फोगड़ी खेला करते थे। क्योंकि अभी जब घर में ये लोग एंटर हुए थे ना, तो रीत ने ही इसको सब बताया था कि ये वो जगह थी जहाँ पे मैं ये करती थी वो करती थी। वही सब चीज़ों को यूज़ करके अपना दिमाग चला के वो सबको अपने अंटे में ले लेता है। अब सब सुन के हैरान हो जाते हैं कि ये बात तो सिर्फ रीत और उसके घर वालों को ही पता थी। अब अंजोलिका जो होती है वो उसको बोलती है हमारे दरवाजे तुम खेल तो नहीं रहे हो तुम। रूहान कहता है नहीं, रीत यही है, मैं भूतों से बात कर सकता हूँ, अभी बताया तो था, और अभी उससे भी बात कर रहा हूँ मैं, वो देखो आपके बगल में खड़ी है। अब चाचा जी पूछते हैं कि रीत आई क्यों नहीं है, या पुरानी हवेली में काय को आ गई। फिर रूहान रीत के भूत से बात करने के नाटक करने लग जाता है और कहता है कि रीत की आखिरी इच्छा है कि वो अपने परिवार के साथ इसी हवेली में रहना चाहती है, तब जाके उसको मुक्ति मिलेगी। तो अंजोलिका को मंजोलिका का डर है। ठाकुर साहब कहते हैं कि रीत यही चाहती है भैया, तो हम सब यहीं रहेंगे। इसके बाद सब पुराने महल में आने के लिए प्लान बनाने लग जाते हैं और रीत रूहान से इम्प्रेस हो जाते हैं कि भैया रूहान ने उसके परिवार को यहाँ रहने के लिए मना लिया है। अब ये अगर हो गया तो रूहान सागर की शादी रितिशा से कराने के लिए भी मना लेगा। अब वो कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, 45 कमरे हैं, मैं किसी भी कमरे में छुप के रह लूंगी, किसी को घंटा कुछ पता नहीं चलेगा। ये महल नहीं, भूल भुलैया, यही तो डायलॉग है फिल्म का। उस बंद कमरे से घुंघरुओं की आवाज आती है दोस्तों। अगली सुबह पुराने महल को साफ करवा लिया जाता है और चाचा जी मंजोलिका की परछाई देख के डर जाते हैं। भैया महल में रीत के लिए चौथा चल रहा है और यहाँ पर रीत बढ़िया से खाना खा रही है रूम में देख के चुपचाप से, और वह नीचे जाकर परिवार वालों को बताता है कि रीत की एक और आखिरी इच्छा थी कि रीत की जो डेट होगी ना जिसको शादी, उसमें मातम वातम कुछ नहीं मना जाएगा, उस दिन शादी होगी। तो यहाँ बैठ के मातम में शादी की बातें वो करने लग जाता है। तो सब लोग उसे डांटते हैं कि यहाँ मातम चल रहा है, तो वो कहता है कि चलो ठीक है मैं रीत से ही बात कर लेता हूँ। तो वो एकदम से रीत से बात करता है, रीत के भूत से बात करने का नाटक करता है और उससे पूछता है कि क्या किया जाए। वो बोलता है रीत की यही आखिरी इच्छा थी। तो पंडित जो पीछे संजय मिश्रा ने जिसका किरदार निभाया है वो पूछता है अभी तो तुम कह रहे हो रीत की आखिरी इच्छा हवेली में रहने की थी, तो बोलता है कि मतलब ये उसकी दूसरी आखिरी इच्छा थी। तो सब लोग कहते हैं ठीक है भैया रीत की इच्छा थी तो यही होगा। अब वो लोग सागर और त्रिशा की शादी के लिए हाँ कर ही देते हैं। फिर एक लड़की रज्जो आकर रूहान से कहती है कि वो रीत को बहुत मिस कर रही है और वो रीत के गले लगना चाहती है। रूहान उसे बताता है कि वो सिर्फ भूतों को देख ही नहीं सकता, भूत उसके अंदर आ भी जाते हैं। तो रूहान क्या करता है, लौंडिया गले लगाने के चक्कर में कहता है कि त्रिशा की आत्मा मेरे अंदर आ गई, अब चलो मुझसे गले लग जाओ। इसीलिए रज्जू रूहान के गले कस के लग जाती है। इसके बाद बहुत देर तक वो उसको गले लगाया रहता है, बढ़िया मस्त मजा लेता है। उसके बाद रीत की जो नानी होती वो कहती है कि मुझे भी गले मिलना है रीत से, तो उसको भी गले लगाना पड़ता है। फिर रूहान के रूम में सागर और त्रिशा आते हैं रीत से बात करने के लिए। उससे पूछते हैं कि भैया रीत को उनके बारे में कैसे पता चला। तो रूहान नाटक करता है कि रीत को भैया सब पता है, वो मर के आदमी अंतर्यामी हो जाता है, औरत भी, वो तुम दोनों को खुश देखना चाहती है। रीत भी अब रूहान को पसंद करने लग गई थी। आधी रात में एक कौआ रूहान के रूम में घुस जाता है। रूहान उस कौए को पीछा करता है और उसके पीछे पीछे उसी के वश में होकर उस मंजोलिका वाले कमरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जहां रूहान को अपने आगे और पीछे दोनों तरफ हुडी पहने रूहान ही खड़े थे। तभी वहां पर मंजोलिका आ जाती है, सॉरी अंजोलिका आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यहाँ कहती है यहाँ कभी मत आना, मैं तुमने बहुत से भूतों को देखा होगा पर मंजोलिका सब भूतों से अलग है। अगली सुबह रूहान थोड़ा कंफ्यूज आ जाता है कि भैया उसके जैसा दिखने वाले लोग कौन था। तो ये बात छोटा पंडित आता है और एक अखबार में रूहान का फोटो दिखाता है और पूछता है कि आपका फोटो अखबार में क्यों आया। रूहान कहता है कि भूतों से बात कर लेता है ना, इसीलिए उसका फोटो अखबार में। अब ये लोग इंग्लिश पढ़ना तो जानते नहीं थे, खबर इंग्लिश में थी, तो ये लोग उसकी बात मान जाते हैं। गांव का मुखिया रूहान को अपनी माँ से बुलाता है और क्यों मिलाता है ये अभी आपको जाके पता चलेगा दोस्तों। वो चाहता है कि रूहान उसकी माँ से बात करे और पता लगाए कि उसकी माँ ने सारा सोना कहाँ छुपा रखा है। और रूहान चला भी जाता है उसकी माँ से बात करने के लिए, लेकिन उसको बताया जाता है कि उसकी माँ मर चुकी है, अब सोना बताओ कहाँ है। तो रूहान की पड़ जाती है भैया क्या फंस गया मैं। अब रूहान के यहाँ पे आने से पंडित जो था ना संजय मिश्रा जी, उनकी पत्नी और वो अपने राजपाल यादव,
उन सब का धंधा चौपट हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, रूहान को डराने के लिए जिस कुर्सी पे अम्मा बैठी थी वहां पर एक बंदर जिसमें से आवाज आती थी डरावनी सी, वो लगा देते हैं। तो रूहान पहले तो डर जाता है क्योंकि एक मरी हुई लाश के साथ वो कमरे में अकेला बंद है, ऊपर से ऐसी डरावनी आवाजें आ रही है। लेकिन जैसे ही वो नीचे बैठता है वो देख लेता है वो बंदर, फिर वो पूरी प्लान समझ जाता है और वो वहां पे तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देता है। अब वो जैसे ही उस बंदर को फेंकता है तो उस रूम में रखे सारे सामान एक दूसरे के ऊपर सिंक्रोनाइज वे में ऐसे गिरते हैं, बीच में नीचे झूमर गिर जाता है और जमीन में इकट्ठा हो जाता है। उसी में अम्मा ने पूरा सोना गाड़ रखा था, रूहान की चांदी हो गई। रूहान सारे सोने के साथ बाहर आता है, आधा जनता में बांट देता है और बोलता है कि ये रहा सोना। अब गाँव वाले तो भैया रूहान के दीवाने हो गए, उसे बाबा जैसे कपड़े पहनने के लिए देते हैं। अब ये बाबा के आने से बड़े पंडित का बिजनेस ठप हो चुका है और रू बाबा लोगों की प्रॉब्लम सुलझाने लग जाते हैं। और छोटे पंडित को उसकी बीवी कलावती से वो मिला देता है। वो कहता है कि तुम्हारी बीवी जो है ना वो इस जन्म में भी तुम्हारे साथ ही है, वो देखो जो गधी है ना वो तुम्हारी बीवी है। फिर एक रात क्या होता है, पोटलू नाम का एक लौंडा होता है जो कि रीत के चाचा का लौंडा होता है, वो रीत को देख लेता है पर रूहान उसको कवर अप करने की कोशिश करता है। कहता है कि भैया तूने रीत को नहीं देखा, रीत के भूत को देखा। बच्चों को दिखाई देते हैं क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं ना, इसीलिए आत्माएं कभी कभी उन्हें दिखाई दे जाती हैं। रूहान पोटलू को धमकी देता है कि ओ अगर फिर से रीत को देखा ना तो मंजुलिका वाले कमरे में तुझे बंद कर दूंगा। फिर रूहान को मंजुलिका के कमरे से घुंघरुओं की आवाज आती है और रूहान बेचारा डर जाता है। रीत उसे शांत करती है और देखती है कि रूहान के कपड़े में घुंघरू फंसा हुआ था और रूहान उससे कहता है कि वो घुंघरू वाला नाटक कर करके थक चुका है और वो यहाँ से जाना चाहता है। रीत उसे कहती है कि मंजुलिका जैसा कुछ भी नहीं, सब फालतू की बात है। फिर दोनों एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि दोनों एक दूसरे जो कहेंगे झूठ कहेंगे, झूठ के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। और दोनों एक दूसरे को बहुत सारी बातें कहते हैं कि तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और लास्ट में कह देते हैं आई हेट यू। और उसके बाद आपको मालूम है जैसे दोनों की किस्सी हो जाती है। अब फिर भैया ऐसी खुशी में वो रीत के चाचा के संग दारू पी लेता है और छत पे चढ़ जाते हैं जहां से मंजुलिका का जो तीसरे फ्लोर का जो कमरा था उसको देख के गालियां बकने लग जाते हैं कि यार उसके चक्कर में पूरे घर में नहीं रह पा रहे। और भाई दारू के नशे में थे, अब नशे में आदमी कहाँ भूत से डरता है। तो जाके मंजुलिका से पूछने चले जाते हैं चलो यार कब खाली करेगी बिना किराए का एक कमरा। पर टाइम पर अंजुलिका और ठाकुर साहब वहां पर पहुंच जाते हैं और ऐन वक्त पर वो कमरा खोलने से रोक जाते हैं। अंजुलिका उन्हें बताती है कि अंदर कोई साधारण आत्मा नहीं है, काला जादू करने वाली मंजुलिका है। तब अंजुलिका अपनी कहानी बताती है कि सालों पहले मंजुलिका और अंजुलिका यहाँ बंगाल से राजस्थान अपने बाबा के साथ आई थी क्योंकि उनके बाबा को यहाँ पे हिसाब किताब करने का मुंशी का काम मिला था। अब मंजुलिका दोनों जुड़वा बहनें थी, पर अंजुलिका के जो पप्पा थे ना वो अंजुलिका को ज्यादा पसंद करते क्योंकि वो सभ्य लड़की थी और जो मंजुलिका थी वो थोड़ी चंट चालाक और थोड़ी खुन्नी लड़की थी। उसके पप्पा की भी गलती थी कि वो उसे पसंद बिल्कुल ही नहीं करते थे, दोनों के संग बराबर का हक देना चाहिए था। एक दिन उसके पापा देखते मंजुलिका काला जादू कर रही और ये तो बस शुरुआत थी। मंजुलिका काला जादू इसलिए करने लग गई थी क्योंकि उसे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा था लाइफ में। अब मंजुलिका काला जादू तंत्र मंत्र यही सब करने लग गई थी। मंजुलिका मन ही मन में कुंवर साहब को पसंद करती थी जो ठाकुर साहब का बेटा था, जिसके लिए अंजू और मंजू के पापा काम करते थे। ठाकुर साहब भी ये बात जानते थे कि कुंवर को अंजुलिका पसंद है, इसीलिए वो कुंवर की शादी अंजुलिका से करवाने को मान जाते हैं। मंजू ये जानकर तंग रह जाती है। अंजुलिका और कुंवर की शादी हो जाती है। शादी के दिन मंजू अंजू के कपड़े का टुकड़ा ले लेती है और उसकी कंघी से उसके कुछ बाल ले लेती है और आधी रात में घर के बाहर चली जाती है, जो कि मंजुलिका के पापा देख लेते हैं और देखते हैं कि मंजुलिका काला जादू कर रही है। और मंजुलिका के बाबा उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि उसकी सिर्फ एक ही बेटी होती तो बहुत बढ़िया होता। मंजू अपने पापा को चाकू घोंप के मार देती है। अपने बाबा को कहती है कि आज से बाबा आपकी एक ही बेटी रहेगी। और वो अपनी बहन के कमरे में जाके अंजुलिका को मारने की कोशिश करती है। और जब कुंवर सा यानी कि अंजुलिका का पति उसे रोकता है तो उसे गला दबा के एक हाथ से उठा के दूर फेंक देती है और अंजुलिका को मजबूरन मंजुलिका को पीछे से छुरा घोंप के उसे मारना पड़ता है। मंजुलिका की आत्मा कुंवर को पहले माले से नीचे गिरा देती है। इससे पहले कि मंजुलिका की आत्मा किसी और को नुकसान पहुंचाए, तांत्रिक लोग मिलकर मंजुलिका को उस कमरे में बंद कर देते हैं और अंजुलिका रूमान को बताती है कि मंजुलिका की वजह से उसके परिवार के 8 सदस्य मारे जा चुके हैं। छोटे पंडित रूहान को रीत के साथ देख लेता है जो काफी दिनों के बाद अपने कमरे से बाहर निकली है। फिर छोटा पंडित महल में बड़े पंडित और पंडिताइन को लेके पहुंचता है और बड़ा पंडित ठाकुर साहब को बताता है कि रीत जिंदा है और रूहान झूठ बोल रहा है। ठाकुर साहब कहते हैं कि पूरी हवेली की तलाशी ली जाए और रूहान रीत को छुपाने के लिए रीत को मंजुलिका के रूम के पास लेके जाता है क्योंकि यहाँ तो कोई चेक ही नहीं करेगा। और छोटा पंडित वहां पहुंचता है, इसलिए रूहान घुंघरू की आवाज निकालता है, छोटे पंडित को डरा के भगा देता है।
फिर रीत रूहान से कहती है कि यही एक कमरा है जिसमें कोई तलाशी उलाशी नहीं होगी और मंजुलिका कुछ भी नहीं है। अब रीत के कहने पर रूहान मंजुलिका वाले कमरे के दरवाजे को खोल देता है और रीत को अंदर बंद कर देता है। रीत को भी लगता है कि मंजुलिका कुछ नहीं है, पर मंजुलिका असली में दोस्तों ये देखिए अब किसी को रीत मिलती नहीं हवेली में। और अंजुलिका रूहान से माफी मांगती है कि उन्होंने रूहान की शक्तियों पर शक किया। फिर रात में रूहान मंजुलिका के कमरे में जाता है रीत को ढूंढने, पर रीत पूरी तरह से भूतनी बन चुकी है। हाँ मुझे तुम्हारे गाने पे पागलों की तरह नाचने लगती है और रूहान ये देख कर डर जाता है और मंजुलिका से कहता है कि उसे छोड़ दे, पर ये रीत तो नौटंकी कर रही थी और कहती है कि मंजुलिका जैसा कुछ भी नहीं है और रीत रूहान के साथ अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन म्यूजिक हो रहा होता है, सब मौज मस्ती कर रहे होते हैं, पर अंजुलिका को लगता है कि रीत की आत्मा शायद नाराज हो गई है, इसीलिए रीत इतनी तोड़फोड़ मचा रही है। और रूहान जानता है कि मंजुलिका है क्योंकि कल रात उसने दरवाजा खोल दिया और सारे ढोल नगाड़े हवा में उड़ने लग जाते हैं। और अंजुलिका सोचती है कि कल रीत रूहान पे शक किया गया, इसीलिए रीत शायद नाराज हो गई और ये सब कर रही है। रूहान नाटक करते हुए रीत की आत्मा से कहता है कि ये सब मत करे। फिर सब बाहर की तरफ देखने लग जाते हैं कि रीत सामने की दीवार पर चल रही है और असली में ये मंजुलिका चल रही थी, पर दूर होने की वजह से वो सोचते हैं सब लोग कि ये रीतू की आत्मा है। रूहान सच जानता है कि वो रीत नहीं, ये मंजुलिका का भूत है और वो रीत के कमरे में जाकर उसे यहाँ से भागने के लिए बोलता है, पर रीत भी डरी हुई है क्योंकि उसकी वजह से मंजुलिका बाहर आई है। पर वो जाने से मना कर देती है क्योंकि वो एक ठाकुर है। बड़े पंडिताइन को बिल्कुल चुड़ैल की तरह रेडी करता है और बड़े छोटे और पंडिताइन बात करते हैं कि संगीत में ढोल नगाड़े कैसे उड़ रहे थे। वो सोचते हैं कि ये सब किया किसने होगा। रात में महल की लाइट चली जाती है और अंजुलिका कोई भी पैर खींचता है। अंजुलिका जाग जाती है और कमरे के बाहर एक परछाई दिखती है और अंजुलिका अपने कमरे के बाहर घुंघरू की आवाज सुनती है और बालकनी पे बहुत सारे कौओं को बैठा देखती है। और जब अंजुलिका को बाहर कुछ नहीं मिलता तो अपने कमरे में आ जाती है और तब मंजुलिका अपनी बहन अंजुलिका के सामने आती है। अंजुलिका गुस्से में रूहान के कमरे में जाती है और उससे गुस्से में पूछती है कि रीत क्या है। वो जानती है कि छोटा पंडित सच बोल रहा था, रीत जिंदा है। तब रीत सामने आ जाती है और अपनी भाभी को गले लगा लेती है। रीत बताती है कि उसने ये नाटक किया क्योंकि उसे करना ही पड़ा। अंजुलिका उसे बताती है कि उसे पता है कि उन्होंने उस कमरे के दरवाजे को खोल दिया और मंजुलिका महल में आजाद घूम रही है, जो अंजुलिका से बदला लेना चाहती है और अंजुलिका के पूरे परिवार को खत्म करना चाहती है। इसलिए तीनों उसी तांत्रिक के पास जाते हैं जो बहुत ही गुस्सा है ये जान के कि उन्होंने मंजुलिका को आजाद कर दिया है। और उसे बताता है कि चंद्र ग्रहण की रात प्रेत आत्माओं की ताकत सबसे कम होती है, उसी वक्त उसे कब्जे में किया जा सकता है और चंद्र ग्रहण अब 3 दिन बाद है। तब तक वो महायज्ञ करेगा ताकि मंजुलिका किसी और को नुकसान न पहुंचा पाए। रूहान और अंजुलिका घर पहुंचते हैं और पोटलू को हवा में उड़ते हुए देखते हैं और उसे कहते हैं कि ये मंजुलिका है। वो रीत के चाचा को बताते हैं कि मंजुलिका बाहर आ चुकी है। रात में रूहान को एक सपना आता है कि वो मंजुलिका के कमरे में गया है और वहाँ पोटलू को देखता है जो कि एक पजल सॉल्व कर रहा था। पीछे मंजुलिका खड़ी होती है। आधी रात को अंजुलिका रूहान को जगाती है और बताती है कि चाचा जी नहीं मिल रहे हैं। फिर रूहान और पोटलू को चाचा जी मंजुलिका के रूम में मिलते हैं, जो मंजुलिका के बिस्तर में आराम से सो रहे थे, और कहते हैं कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा क्योंकि 18 साल के बाद मंजुलिका यहाँ से निकली है। कभी तुमने कोई सोचा है कि जेल से छूट के कोई उसमें रहने जाए? पूरी दुनिया में घूमेगी पर इस कमरे में वो कभी नहीं आएगी। हालांकि चाचा का लॉजिक सही था, मंजुलिका उसी तांत्रिक के पीछे पड़ी रहती है जिसने उसे उस कमरे में बंद किया था। उसके सामने वो आती है और तांत्रिक को अपने वश में कर लेती है, बाकी सब तांत्रिकों का सर्वनाश कर देती है, मतलब उन सबको मार डालती है। वहीं दूसरी ओर रूहान रू बाबा का नाटक कर रहा होता है। देखता है कि बड़े और छोटे पंडिताइन को मंजुलिका बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसे रस्सी से ऊपर नीचे चढ़ा रहे हैं ताकि वो सब डरा सके। पर रूहान बड़े और छोटे पंडित की पिटाई लगाता है, पंडिताइन को भगा देता है और वो रास्ते में मंजुलिका को देखता है और बेहोश हो जाता है। फिर मंजुलिका बड़े और छोटे पंडित को भी डराती है और छोटे को पटक पटक के मारती है। बड़े पंडित को एक थप्पड़ लगाती है जिससे उसका बंद कान ठीक हो जाता है कि उसे दूर खड़ी कोई ऊंटनी जो जुगाली कर रही है उसकी आवाज सुनाई देती है। दोनों भागते हैं और दोनों को रूहान मिल जाता है और दोनों रूहान को बताते हैं कि वहाँ पर भूतनी है। पर रूहान को लगता है कि वो पंडित आए नहीं, इसलिए रूहान मंजुलिका के पास चला जाता है। आए कहता है कि मैंने तो सुना था कि भूतनी के पैर उल्टे होते, तो मैं तो सीधे। और ये कहते ही मंजुलिका ने अपने पैर उल्टे कर दिए और रूहान की फट गई। रूहान वहां से निकल लेता है, मंजुलिका उसका पीछा करती है। तीनों पंडित ठाकुर के महल में आते हैं। उन तीनों को समझ में आ जाता है कि ठाकुर परिवार को शायद पता ही नहीं कि मंजुलिका बाहर आ चुकी है, और उसे बताता है कि गांव छोड़ के वो सब जा रहे हैं। अपना बचा हुआ पैसा मांगता है जो कि 74 के समथिंग कुछ रुपए थे, और जाते जाते घर का कुछ कीमती सामान, चांदी वांदी के बर्तन वो सब चुरा के भाग लेते हैं। लेकिन जाते जाते ही बिजली कट हो जाती है और बड़े पंडित
जैसे अब दूर का भी सुनाई देने लग जाता है। वो रेलवे का अनाउंसमेंट भी सुन लेता है कि गाड़ी तो लेट है, वो भी 8 घंटे। रूहान महल में आता है और आमिर जी तुम्हारे गाने पर नाचने लग जाता है और ये साफ है कि मंजोलिका रूहान को अपने वश में कर चुकी है। सब रूहान को गाते हुए अपने वश में कर चुके हैं। अंजलिका कहती है कि क्या गा रहे हो? रूहान बताता है कि ये गाना उसे बहुत पसंद है। ये बात बंगाली में बोलता है और वो कुंवर के कान में वो कुछ बोलता है और हंसने लग जाता है और सबको बताता है कि कल कोई शादी नहीं होगी क्योंकि आज एक मौत होने वाली है, आज अंजलिका मरेगी। अंजलिका से पूछता है कि तुमने किसी को बताया नहीं कि मैं बाहर आ गई हूँ? और सब मंजोलिका चिल्लाते हुए यहाँ भागने लग जाते हैं, पर मंजोलिका सारे दरवाजे बंद कर देती है। फिर रूहान यानी मंजोलिका तीनों पंडित के पास जाता है और कहता है कि उसे खून चाहिए, पर छोटा पंडित कहता है कि मेरे में तो विटामिन की कमी कुपोषण का शिकारी हूँ। बड़ा पंडित और पंडिताइन कहते हैं कि वो तो शुगर के मरीज हैं। मंजोलिका से कहते हैं काम करो, चाचा जी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। चाचा जी की बिल्कुल फट गई। उसी टाइम चाचा जी की नजर ऊपर रीत पर जाती है। वो सोचते हैं कि रीत की आत्मा है। वो कहता है मंजोलिका से, ओए तू एक आत्मा है तो हमारे पास भी एक आत्मा है, दोनों आत्मा की लड़ाई लड़ाएं। रीत कहती है वो जिंदा है। अंजलिका कहती है कि उन्हें जल्दी से तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा, पर मंजोलिका खुद तांत्रिक को वही उन सबके सामने उसकी लाश पटक देती है। कहती है लो देख लो अपनी औकात, और मंजोलिका अंजलिका पर हमला कर देती है। पर रीत रूहान को पुकारती है और उसे वापस लाने की कोशिश करती है और कहती है कि अपने अंदर की मंजोलिका से लड़ो। फिर मंजोलिका की भूत अंजलिका से कहती है कि अंजलिका रुक जा, वरना मैं तेरे रीत का गला काट दूंगी। अब यहीं पे कहानी में जो मैंने शुरुआत में कहा था ना कि ट्विस्ट है, मतलब मंजोलिका अंजलिका है और अंजलिका मंजोलिका है, और जो घर की बहू बनी घूम रही है ना, ये है मंजोलिका। सब ये जानकर शौक हो जाते हैं। अब आपको भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी ना, तो हम बताते हैं ना आपको। रूहान के जरिए अंजलिका की जो आत्मा थी वो यही चाहती थी कि वो सच्चाई सबके सामने आ जाए कि असली में मंजोलिका जिंदा है और जिसकी मौत हुई है वो अंजलिका है। तब अंजलिका जो कि मर चुकी है, भूत है, वो सबके सामने आती है और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मंजोलिका असली में काला जादू करके अंजलिका को अपने वश में कर लेती है और अंजलिका को बिल्कुल अपने जैसे ही बना लेती है, उसके गेटअप में आ जाती है। और जो उस रात मरी थी वो असली में अंजलिका थी, ना कि मंजोलिका, क्योंकि मंजोलिका अंजलिका के गेटअप में आ जाती है, वो बिल्कुल दुल्हन बन जाती है, नहीं ना बेली। और कुंवर को अपने कमरे में रखी हुई ब्लैक मैजिक वाली डॉल से पता चला कि असली में उसके सामने जो जिंदा खड़ी है ना, वो मंजोलिका है, ना कि अंजलिका। और मंजोलिका कुंवर को ऊपर से धक्का दे देती है, इसीलिए कुंवर पैरालाइज हो जाता है। पर 18 साल की कैद से निकलने के बाद अंजलिका अपना बदला ऐसे नहीं ले सकती थी। मंजोलिका को सिंपली मार कर नहीं ले सकती थी, नहीं तो लोगों को पता कैसे चलता कि असली में अंजलिका मरी थी, मंजोलिका नहीं। पर अब जब सब कुछ सामने आ चुका है तो मंजोलिका सबके सामने कबूल लेती है कि हाँ, कुछ लोगों को पहले ही पता चल चुका था कि असली में अंजलिका ही मरी थी, इसलिए मैंने उन सबको निपटा दिया। सबकी तस्वीरें देख रहे हो, फोटो में माला चढ़ी है, ताकि सच्चाई कभी सामने ना आ जाए। अब मंजोलिका अपना बदला ले सकती है और सबके सामने अंजलिका मंजोलिका को घसीट कर उसी कमरे में बंद कर देती है। और अंजलिका ठाकुर साहब से कहती है कि रीत को माफ कर देना, क्योंकि रीत अगर ये नाटक नहीं करती तो शायद ये सच्चाई सबके सामने नहीं आती। और रूहान को भी थैंक यू कहती है उसके दर्द को समझने के लिए। तभी मंजोलिका अंदर से दरवाजे को पीटने लग जाती है और अंजलिका सभी को चाहने के लिए कहती है, और अंजलिका अंदर जाती है और मंजोलिका को मार देती है। अब ये तो सीक्रेट ही रखा जाता है कि अंदर क्या हुआ, लेकिन आपको पता है कि अंदर क्या हुआ होगा। और सब वहां से निकल जाते हैं और महल को फिर से अभिमंत्रित करके बंद कर दिया जाता है। इसी के साथ भूल भुलैया 2 यहीं पर दी एंड हो जाती है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, एक बात तो आप भी दिल से जिन्होंने भूल भुलैया 1 देखी होगी वो कहेंगे कि वो कुछ ग्रेट थी। इट वॉज अ लिटिल बोरिंग और कियारा का रोल कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं था, लेकिन तब वो इस मूवी की लाइफ लाइन थी। शी वॉज माइंड ब्लोइंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दें, लेकिन कोई ना कोई रिएक्शन जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।